चलिए ज़्यादा समय को बर्बाद न करते हुए, टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, मैंने लगभग 20 मिनट पहले बाद आया हूँ, तो थोड़ा-सा 20 मिनट क्लास आज कम कम लगेगा, लगभग 10:40 तक मैं इस क्लास को अंत करूँगा। इन 40 मिनट में आपको एक टॉपिक मैं घोर के पिला दूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं जितना भी चीज़ को लाता हूँ, उस चीज़ को पूरी तरह से खात्मा करके ही दम लेता हूँ। मेरा आज पुनः एक बार फिर से प्रयास रहेगा कि मैं आपके एक चैप्टर को आपके सामने मैं पूरी तरह से इसे नस्ते-नाबूद करने का प्रयास करूँगा, पूरी तरह से इसको खात्मा करने का प्रयास करूँगा। तो आप चैनल से जुड़ जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। चलिए 5 मिनट, जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैं सबसे पहले पूर्व का वीडियो को रिवीजन करता हूँ एंड देन आफ्टर दैट 25 से 30 मिनट अगले चैप्टर को, अगले जो टॉपिक है उस टॉपिक को कंप्लीट करने में मेरा सहयोग मिलता है और आप मुझे सहयोग करते हैं, जिससे कि मैं उस चैप्टर को, उस चीज़ को मैं कंप्लीट कर पाता हूँ। तो चलिए जल्दी से मैं उस चीज़ को रिवीजन करता हूँ। कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन लिया था, एक कोशिका टूटता है और एक कोशिका टूटकर दो या दो से अधिक कोशिका का निर्माण करता है, तो वो कोशिका विभाजन होता है। जिस कोशिका विभाजन का डिवीजन होता है उसे मदर सेल बोलते हैं, तथा विभाजन के बाद जो नई कोशिका जो बनती है उसे डॉटर सेल बोला जाता है। जंतुओं में कोशिका विभाजन जो होती है वो सेंट्रोसोम के द्वारा होता है, जबकि प्लांट में जो कोशिका विभाजन होती है वो सेल प्लेट के द्वारा होता है। कोशिका विभाजन को हम 3 भागों में बांट चुके थे, जिसे असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन के नाम से जाना जाता है। मैं इसे बहुत ही गहराई से बताया था, बहुत अच्छा से समझाने का प्रयत्न किया था और मेरा प्रयत्न सफल भी हुआ। मैं पुनः एक बार फिर से मैं उसे जल्दी से ख़त्म करता हूँ। असूत्री विभाजन, जिसे माइटोसिस बोला जाता है, ये विभाजन जो करता है वो जीवाणु, वायरस यानी प्रोकैरियोटिक में होता है। इस प्रकार के विभाजन में मदर सेल का आकार बड़ा होने लगता है और वो आगे चलकर बीच में धंस जाता है और 2 भागों में विभाजित हो जाता है और हम बोल देते हैं कि ये कोशिका विभाजन हो गया। डीप नॉलेज के लिए पूर्व के वीडियो देख लीजिए, कोशिका विभाजन, उसमें मैं बताया डीप नॉलेज दिया। तो उससे माइटोसिस बोलते हैं। ये विभाजन, कोशिका विभाजन सोमेटिक सेल में होता है। स्पर्म एंड ओवम को छोड़कर, क्या स्पर्म एंड ओवम को छोड़ करके जो बॉडी बचता है, जो दिखाई पड़ता है, उसे सोमेटिक सेल के नाम से जाना जाता है। इसमें एक सेल एक मदर से टूटता है और डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन दोनों ही डॉटर सेल में क्रोमोसोम की संख्या समान होती है और तभी हम इसे समसूत्री विभाजन के नाम से जानते हैं। कोशिका में होने वाली निरंतर टूट फूट की जानकारी से हमें समसूत्री विभाजन मिलता है। चूहा और छिपकली जो होता है उसकी पूंछ समसूत्री विभाजन के द्वारा ही पुनः रिटर्न आता है। इसमें 5 तरह के कंडीशन देखने को मिलता है जिसके फलस्वरूप कोशिका विभाजन होता है। मैंने डीप ज्ञान देने का प्रयास किया था, ये मैं रिवीजन कर रहा हूँ, बट आपको देखना पड़ेगा उस वीडियो को
उस वीडियो में मैं बहुत सारे चीज़ को बताया है, बहुत सारे एग्जाम्पल लिया है, जिसके फलस्वरूप मुझे बहुत आनंद अभी आया था कल बताया था। तो मैं एक ट्रिक बताया था, IPM ऐट। ये 5 चीज़ आप याद रख लोगे तो आपको समसूत्री विभाजन समझने में दिक्कत नहीं होगा। IPM ऐट, I फॉर इंटरफेज, P फॉर प्रोफेज, M फॉर मेटाफेज, A फॉर एनाफेज और T फॉर टेलोफेज। ये 5 फेज है जिसके फलस्वरूप कोशिका विभाजन समसूत्री विभाजन में कन्वर्ट होता है, समसूत्री विभाजन में होता है। ये मैं बताया था कि इंटरफेज में ये सबसे बड़ा होता है, DNA का इसमें निर्माण होता है, क्रोमोसोम अलग हो जाता है, ये इंटरफेज में होता है। प्रोफेज में बताया था कि इसमें स्प्लेंडर फाइबर जो होता है, तुर्क धागा जो होता है, ये बनना स्टार्ट होता है, फिनिश नहीं होता है, स्टार्ट होता है। इसमें केंद्रक का विभाजन होता है। फिर मेटाफेज जो होता है, मेटाफेज जो होता है एवरेज होता है, बीच में है, इसलिए पढ़ने के दृष्टिकोण से बहुत ही बेहतरीन है। इसमें स्प्लेंडर फाइबर का निर्माण पूर्ण हो जाता है और ये अध्ययन की सुविधा से बहुत ही बेहतरीन चीज माना जाता है। एनोफेज बताए थे, एनोफेज में यह सबसे छोटी अवस्था होता है और यहाँ पर कोशिका विभाजन में पोल जो होता है, पोल कोशिका का जो पोल होता है, वहाँ से यह स्प्लेंडर फाइबर तोड़ने का प्रयत्न करता, तोड़ता है। एंड देन आफ्टर दैट लास्ट है टेलोफेज, जिसमें कोशिका विभाजन बनके तैयार हो जाता है, एक नई कोशिका का निर्माण हो चुका होता है। ये मैं पूरी तरह से ज्ञान दिया था, पूर्व का वीडियो आप वॉच कर लें, जिससे कि आपको समझने में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर मैं बहुत अच्छा से समझाया था। आप उस वीडियो को देख लेंगे तो फिर आपको समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं बचेगा। फिर मैं अर्धसूत्री बताया था, जिसे मियोसिस बोलते हैं। इसमें स्पर्म एंड ओवम भाग लेता है, जनन अंग भाग लेता है, क्रोमोसोम की संख्या घटकर आधी हो जाती है, एक मातृ कोशिका 4 पुत्री कोशिका में जन्म हो जाता है। इसमें क्रॉसिंग ओवर की घटना भी देखने को मिलता है, प्रोफेज अवस्था की घटना देखने को अवश्य मिलता है। मैं बताया था इसमें मेल और फीमेल होता है, जिसमें ऑटोसोम ऑलोसोम होती हैं। ऑटोसोम की संख्या 44 होती हैं, ऑलोसोम की संख्या 2 होता है। ऑटोसोम ऑलोसोम मेल और फीमेल दोनों में होता है। मैं डीप नॉलेज देने का प्रयास किया था, उस वीडियो को वॉच कर लें, जिससे कि आपको समझने में किसी भी तरह का दिक्कत ना होगा। क्योंकि भाई ऐसा है, मैं जिस वीडियो को पूरी तरह से समझा चुका हूँ, अब मैं फिर उसी वीडियो को समझाने का प्रयास करूँगा तो फिर टाइम खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए रिक्वेस्ट है कि आप पिछले वीडियो को वॉच कर लें, जिससे कि मुझे आगे के वीडियो बताने में, आगे के सब्जेक्ट टॉपिक बताने में किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। क्योंकि पिछला वीडियो से लिंक होता है नेक्स्ट वीडियो, और जब आप पिछला वीडियो को नहीं देख पाएंगे तो अगला वीडियो आपको समझने में दिक्कत होगा। इसलिए कंटिन्यूटी बनाए रखिए, जिससे कि आपको समझने में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं हो पाए। चलिए, आज जो मैं बताऊंगा एक टॉपिक है जिसका नाम है उत्तक। सेल चैप्टर, जैसा कि आप जानते हैं कि सेल चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, पूरी तरह से सेल चैप्टर को कंप्लीट कर दिया। कोशिका जो चैप्टर था पूरी तरह से खत्म हो चुका, और मैं अब कोशिका के बाद उत्तक पढ़ने वाला हूं। कोशिका के समूह जो होता है, बहुत सारे सेल्स जो होते हैं, उसका निर्माण से एक उत्तक का निर्माण होता है। यानी बहुत सा सेल्स है, उस सेल्स से जब आप कंबाइन करोगे यानी ग्रुप करोगे तो एक उत्तक का निर्माण होगा। उत्तक को इंग्लिश में टिश्यू बोला जाता है। तो आप बोल सकते हो समान कोशिकाओं के समूह को उत्तक बोला जाता है। समान कोशिका होना चाहिए।
उत्तक का अध्ययन जो होता है हिस्टोलॉजी होता है। हिस्टोलॉजी के जनक जो होता है वो मालगीली को बोलते हैं। ये एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था कि हिस्टोलॉजी के जनक जो होते हैं किसको बोला जाती हैं, तो मालगीली। याद रखना है, नाम याद रखना पड़ेगा, मालगीली। यानी समान कोशिकाओं के समूह को उत्तक बोलते हैं। उत्तक को इंग्लिश में टिश्यू बोला जाती हैं। उत्तक का अध्ययन जो होता है हिस्टोलॉजी में होता है, और उत्तक का जनक जो होता है मालगीली को बोलते हैं। इतना आपको याद रखना पड़ेगा उत्तक से। सबसे पहले उत्तक का विकास जो हुआ था सिलेंट्रेटा संघ के जीव थे जेलीफिश। जेलीफिश का आप नाम जानते होंगे, जेलीफिश जो कि एक सिलेंट्रेटा संघ के प्राणी है। उसमें देखा गया था सबसे पहले विकास जो हुआ था वो जेलीफिश में ही हुआ था। उत्तक 4 प्रकार के बांटा गया है। उत्तक को 4 भागों में बांटा गया है। यानी आप कह सकते हो कि उत्तक 4 प्रकार के होते हैं। ये भी बोल सकते हो तुम। कौन कौन है? तो संयोजी उत्तक, तंत्रिका उत्तक, पेशीय उत्तक और उपकला उत्तक, ये 4 उत्तक माना जाता है। सबसे पहले आपको नाम याद रखने की एक कला होना चाहिए। जब तक आप नाम को याद नहीं रखेंगे तब तक आप चीज़ों को समझने में दिक्कत होगा। तो सबसे पहले एक गुजारिश है कि आप नाम को कम से कम याद रखें, क्योंकि जब तक आप नाम को याद नहीं रखेंगे तब तक आपका प्रॉब्लम दूर नहीं हो सकता। इसलिए नाम को याद रखिए। तंत्रिका संयोजी उत्तक, तंत्रिका उत्तक, पेशीय उत्तक और उपकला उत्तक, ये 4 प्रकार के उत्तक होता है। अब बारी बारी से हम चारों उत्तक को थोड़ा सा डिफाइन करके आपको समझाने का प्रयास करते हैं। मेरा कोशिश रहेगा कि आपको ज़रूर समझ में आएगा। संयोजी उत्तक जो होता है वो उसको इंग्लिश में कनेक्टिंग टिश्यू बोला जाता है। कनेक्टिंग टिश्यू का मतलब क्या होता है? जो शरीर को कनेक्ट करके रखता है, जोड़ करके रखता है। यह शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ने का काम करता है। जैसे अस्थि, अस्थि क्या है? हर जगह आपको अस्थि दिखेगा। सर से उठाकर पैर तक जाइएगा तो आपको अस्थि जरूर मिलेगा, बोन्स जरूर मिलेगा, हड्डी जरूर मिलेगा। तो बोन्स जो है वो पूरे शरीर को क्या कर रहा है? जोड़ने का काम कर रहा है, पूरे शरीर को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। इसलिए हम अस्थि को क्या बोल सकते हैं? संयोजी उत्तक बोल सकते हैं। चूंकि ये ठोस है, बोन्स क्या होता है? ठोस होता है ना, तो इसको क्या बोल सकते हैं? सॉलिड कनेक्टिंग टिश्यू। इसको क्या बोल सकते हैं? सॉलिड कनेक्टिंग टिश्यू के नाम से जाना जाता है, या आप बोल सकते हो इसको अस्थि। अस्थि के साथ उपास्थि, उपास्थि भी जो होता है, जो प्रत्येक हड्डी के जोड़ जो होता है, जहाँ पर जोड़, जैसे ये यहाँ पर जोड़ है तो यहाँ पर आपको उपास्थि मिलेगा। तो हर एक जोड़ के पास आपको उपास्थि देखने को मिलेगा। जहाँ जहाँ जोड़ होगा, हड्डी का जो जोड़ होता है, वहाँ वहाँ आपको उपास्थि देखने को मिलेगा। तो अस्थि और उपास्थि ये क्या है? ये कनेक्टिंग टिश्यू है, संयोजी उत्तक है। 1 नंबर के क्वेश्चन में आपको अवश्य पूछता है कि इनमें से कौन कनेक्टिंग टिश्यू नहीं है। इस प्रकार से पूछ सकता है, इसमें कुछ भी दे सकता है। तो जब आपको नाम याद रहेगा तो आसानी से एलिमिनेट कर सकते हो। मैंने अस्थि बताया, उपास्थि बताया, अस्थि बताया, उपास्थि बताया, और एक ब्लड होता है। ब्लड जो होता है, ब्लड खून भी क्या होता है? एक संयोजी उत्तक होता है, कनेक्टिंग टिश्यू होता है। क्योंकि ये भी पूरे शरीर को क्या करता है? जोड़ के रखता है। हर एक पॉइंट में, हर एक जगह आपको ब्लड मिलेगा।
क्यों ब्लड मिलेगा? क्योंकि वो एक दूसरे को क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। जिस प्रकार हड्डी आपके पूरे शरीर को जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक उसी प्रकार से रक्त जो होता है, ब्लड जो होता है, वो भी आपके पूरे शरीर को जोड़ने का काम कर रहा है। तो रक्त भी क्या है, एक संयोजी ऊतक है। चूंकि रक्त जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, इसलिए हम बोल सकते हैं इसे लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू। ब्लड क्या है, लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू। इसको बोल सकते हो कि क्योंकि ये लिक्विड है तो लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू हो जाएगा। और बोन्स, चूंकि बोन्स क्या था, बोन्स एक सॉलिड था, तो आपने क्या बोला, ये सॉलिड कनेक्टिंग टिश्यू है। और चूंकि रक्त क्या है, एक लिक्विड फॉर्म में है, तो इसे क्या बोल रहे हो, लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू। तो रक्त हुआ, अस्थि हुआ, उपास्थि हुआ, ये सब क्या है, ये सब कनेक्टिंग टिश्यू है, संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक में ब्लड को नाम याद जरूर रखना, क्योंकि ब्लड अक्सर बार बार पूछा जाता है ये ब्लड के बारे में, कि ब्लड जो होता है वो कनेक्टिंग टिश्यू है या नहीं है। तो ब्लड क्या है, कनेक्टिंग टिश्यू है। तो ब्लड के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर हम तंत्रिका ऊतक की बात करते हैं। तो तंत्रिका ऊतक जो होता है, इसका मस्तिष्क बना होता है। तंत्रिका ऊतक का मस्तिष्क बना होता है, यानी तंत्रिका ऊतक से क्या बनता है, मस्तिष्क बनता है। जब मस्तिष्क को फाड़ोगे अंदर से, तो ये न्यूरॉन्स निकलेगा, जो तंत्रिका तंत्र के यूनिट है, न्यूरॉन्स। ये सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। तंत्रिका ऊतक का विशेष व्यवस्था हम तंत्रिका नाम के चैप्टर में आपको ये समझना है कि तंत्रिका करने वाले हैं डीप नॉलेज का बना मस्तिष्क होता है, और यह सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। फिर पेशीय ऊतक होता है। पेशीय ऊतक क्या है, इसकी मांसपेशियां बनी होती हैं। मांसपेशियां क्या है, ये त्वचा देख रहे हो आप, ये त्वचा के अंदर होता है, वो क्या होता है, मांसपेशी होता है। तो वो मांसपेशी जो बना होता है वो पेशीय ऊतक का ही बना होता है। ये जो आप त्वचा देख रहे हो, त्वचा के नीचे वाले पोर्शन जो होता है वही मांसपेशी होता है, और वो मांसपेशी जो बना होता है वो पेशीय उपकला ऊतक का बना हुआ होता है, पेशीय ऊतक का बना हुआ होता है। फिर हम उपकला ऊतक की बात करते हैं, या फिर एडिपोज ऊतक, इसको एडिपोज ऊतक भी बोला जाता है। यानी उपकला ऊतक बोलिए चाहे एडिपोज ऊतक बोलिए, बात बराबर है। तो उपकला ऊतक क्या होता है, ये आप त्वचा देख रहे हो, ये त्वचा जो बना हुआ है वो उपकला ऊतक से बना हुआ है। 1 नंबर के क्वेश्चन में आपको पूछ दिया जाएगा कि त्वचा किसका बना होता है, तो उपकला ऊतक आपको मारना पड़ेगा। उपकला ऊतक का ये त्वचा बना होता है। इसका काम क्या होता है, तो ये बसा जो होता है ना, बसा फैट जो होता है उसको संग्रह करने का काम करता है। बसा जो होता है वो बसा को संग्रहित करने का काम कौन करता है, ये त्वचा ही तो करता है, ये उपकला ऊतक ही तो करता है। आप देखे होंगे बुढ़ापा में चेहरे में झुर्रियां आ जाता है। क्यों आ जाता है, क्योंकि वहाँ का जो बसा है, फैट जो है वो क्या हो गया, सिकुड़ गया, जिसके कारण उपकला ऊतक जो होता है यानी एडिपोज ऊतक जो होता है वो के कारण बुढ़ापा में झुर्रियां पड़ जाता है। तो बुढ़ापा में झुर्रियां पड़ जाता है, ये किसके वजह से पड़ता है, तो ये उपकला ऊतक के लिए पड़ता है। 1 नंबर के क्वेश्चन में आपको अक्सर पूछ दिया जाता है कि उपकला ऊतक जो होता है ये किसका बना होता है, तो उपकला ऊतक जो होता है इससे त्वचा बना होता है। त्वचा जो आप स्किन देखते हो ना वो बना होता है। 1 नंबर के क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन करेगा कि ये क्या करता है, तो बसा को संग्रह करता है।
वसा जो होता है, फैट जो होता है, वो संग्रह करता है उसको। जब वसा को संग्रह करेगा, इसका मतलब क्या है कि जब वसा नहीं रहेगा तो त्वचा में निखार नहीं होगा। मैं कह सकता हूँ ये त्वचा जो निखरता है वो वसा से ही तो निखरता है ना। वसा आपके शरीर में, फैट अगर शरीर में रहेगा तो वो चमकेगा। किसी के शरीर पर जब वसा की मात्रा कम रहेगा तो वो नहीं चमक सकता, क्योंकि त्वचा के नीचे वाला पोर्शन मांसपेशी होता है, और मांसपेशी के जस्ट ऊपर जो होता है ना, वही फैट होता है, वसा होता है वही। यानी त्वचा के साथ जो कनेक्ट होता है, त्वचा के साथ जो कनेक्ट होता है वो क्या होता है, वो फैट होता है, वसा होता है। और वसा के जस्ट नीचे जो मांसपेशी होता है उससे टच में होता है। यानी त्वचा के नीचे जाओगे तो आपको वसा मिलेगा, और वसा के नीचे जाओगे तो आप मांसपेशी मिलेगा, और मांसपेशी के नीचे जाओगे तो आपको हड्डी मिलेगा। हड्डी कहाँ पर मिलता है, तो मांसपेशी को नीचे मिलता है हड्डियाँ। हड्डियाँ को अगर सुरक्षित रखने का काम कर रहा है तो कौन कर रहा है? हड्डी अगर मेरा सुरक्षित है, सेफ है, तो वो कौन सेफ रख रहा है? तो वो मांसपेशियां ही तो सुरक्षित रख रहा है ना। वरना जब आप अच्छे ऊंचाई पर से आप गिरते हो तो हड्डियां तो टूट जाना चाहिए भाई, हड्डी तो टूट जाएगा ना। तो उस हड्डी को सेफ रखने का काम कौन कर रहा है? यही मांसपेशियां कर रहा है, जिसे पेशीय ऊतक के नाम से भी जाना जाता है। तो मैंने आज ऊतक, छोटा चैप्टर है, छोटा एक पार्ट है, तो उसे मैंने कंप्लीट किया। एक बार फिर से मैं सबसे पहले इसको रिवाइज कर देता हूं, ताकि पुनः एक बार फिर से आपको समझ में आ जाए। ऊतक का इंग्लिश में टिश्यू बोला जाता है। ऊतक समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक बोलते हैं। जैसे हड्डी हम बोलते हैं तो समान कोशिका इसमें है, ब्लड बोलते हैं तो इसमें समान कोशिका है, मांसपेशी बोलते हैं तो इसमें समान कोशिका है। तो समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक बोला जाती हैं। ऊतक का जनक जो होता है वो मालगिली को बोलते हैं। वो एनटीपीसी में पूछ लिया गया क्वेश्चन है। और ऊतक का जो अध्ययन होता है उसे हिस्टोलॉजी कहते हैं। ये भी याद रखना पड़ेगा कि ऊतक का जो अध्ययन होता है वो हिस्टोलॉजी के अंदर करते हैं। सबसे पहले जो ऊतक देखा गया था वो सिलेंट्रेटा संघ के एक प्राणी है, जेलीफिश। उस जेलीफिश में सबसे पहले ऊतक देखा गया था। फिर हम बताया कि ऊतक 4 तरह के होते हैं। नाम क्या बताया था? संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, पेशीय ऊतक और उपकला ऊतक। एक क्वेश्चन आया था, एक लड़का ने कमेंट किया था कि सर इतना याद आपको कैसे हो जाता है? तो मैं बार बार बोलता हूं कि आप चीज़ों को कन्वर्जन करो। आप जितना चीज़ों को कन्वर्ट करोगे, एक दैनिक लाइफ से जोड़ने का प्रयत्न करोगे, एक अच्छी नेक लाइफ से जोड़ने का प्रयास करोगे, तो आपको समझने में आएगा। आप ऊपर ऊपर पढ़ोगे तो फायदा नहीं होगा। आपको जो पढ़ रहे हो उसके बारे में जानना होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ बक रहे हैं, बोल रहे हैं, नहीं जी। आपको पूरी तरह से उसको समझना पड़ेगा, और तब जाके फायदा होता है। ऐसे ही ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो ऊपर ऊपर से खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम देने का प्रयत्न करो। ऐसा नहीं कि भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो। क्या मतलब बनता है? भागने से क्या हो जाता है? जब तक उसको पूरी तरह से संज्ञान में नहीं लो, तब तक उसे छोड़ने का प्रयास भी नहीं करना। जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए तब तक छोड़ने का नाम नहीं लेना। मैं ये नहीं कहता कि दिन रात पढ़ते रहना चाहिए, नहीं जी। कभी दिन रात नहीं पढ़ना चाहिए। पढ़ो, 1-2 घंटा पढ़ो। अगर अच्छे टीचर रहेगा तो 2 घंटा ही काफ़ी रहेगा। सब हम लोग का टीचर कैसे थे? हम लोग का टीचर थे, अपने खुद जानकारी उनको नहीं था, तो वो पढ़ाएंगे क्या? बताओ भाई, जानकारी भी तो होना चाहिए ना। तो हम लोग जब पढ़े थे
बायोलॉजी, तो उनको खुद ज्ञान नहीं था बायोलॉजी का, वो पढ़ाएंगे क्या? तो हम लोग का टीचर भी वैसे ही थे। जिस प्रकार से दैनिक जीवन में जो भी बीत रहा है उसको किताबी कीड़ा से कनेक्ट नहीं करना चाहिए। हम लोग को समझाने का टीचर जो हम लोग को समझाते थे वो एक किताब ले लेते थे और उस किताब को देख देख के क्या बात है, एक ढड्ढा निकाल लेते थे, उसको देख देख के पढ़ा देते थे। अरे काहे का? अगर बुक ही पढ़ना रहेगा तो घर काफ़ी है बुक पढ़ने के लिए, आपके पास क्यों आएगा लोग? आपके पास जाने का मतलब है कि कुछ अच्छा दो ना, अच्छा तो तब तो वहाँ जाने में मज़ा है, पढ़ने में मज़ा भी है। वो बुक देख देख के तो खुद पढ़ सकता है लोग, वो आपका क्या भूमिका रहा? आप टीचर हो तो टीचर का क्या मतलब बनता है कि किताब ले लो और किताब देख देख के पढ़ा दो, यही मतलब बनता है क्या? ये टीचर का मतलब है थोड़ा है, वो तो स्टूडेंट करता है, वो टीचर आप रहे कहाँ फिर? आप तो स्टूडेंट हो गए। जब आपको किताब देख के पढ़ाना है तो किताब देख के खुद स्टूडेंट भी पढ़ लेगा, आपकी क्या भूमिका है? तो हम लोग का टीचर जो थे वैसे में से ही थे कि किताब देख दे के रट लो, रट के घर चल जाओ, बुक फेंक दो, हो गया खत्म कहानी। आज यूट्यूब की दुनिया है, बहुत सा स्मार्ट टीचर है धरती पर, एक से एक विधाता टीचर है जो आपको घोर के पिला देगा। तो पढ़ाई बहुत ही नेक कार्य है, ईमानदारी से पढ़िए, ईमानदारी से कोई भी कार्य कीजिए तो ईमानदारी से कीजिए। ईमानदारी से करने के बाद आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा, कोई भी चीज़ को बड़ी आसानी से सीख सकते हो, बशर्ते कि आपके पास ईमानदारी होना चाहिए। ऐसी फालतू का बकवास करने से, फालतू का करने से कोई फ़ायदा नहीं है। गेम तब सही होता है जब गेमर अच्छा हो। उसी प्रकार से स्टूडेंट अच्छा वही है जो स्टूडेंट कुछ कर गुजरने का चेष्टा करता हो। बाद बाकी मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा आपको, पूरी तरह से कंठस्थ पहले याद कर लो, फिर अपने यूनिवर्स से कनेक्ट करने का प्रयास करो। आप जहाँ पर भी हो, जिस भी हालात में हो, यूनिवर्स से कनेक्ट करो, चीज़ों को कनेक्ट करो। ऐसा नहीं कि किताबी कीड़ा आपके दिमाग में चला जाए, नहीं, किताबी कीड़ा नहीं जाना चाहिए। यूनिवर्स एग्जाम्पल से कनेक्ट करो। बहुत सा लाइफ में आपके जीवन में चलते नजर आएंगे वो चीज़ जो आप भूल चुके हो, उस चीज़ को कनेक्ट करने का प्रयास करो। जैसे आज मैं बताया, क्या बताया आज मैं, क्या बताया आज मैं, तो यही उत्तक के बारे में बताया। क्या उत्तक आपके शरीर में नहीं है? क्या आप कभी कल्पना किए कि उत्तक भी आपके शरीर में होता है? क्या आप उस पर महसूस नहीं कर सकते हो क्या कि आपके शरीर में ही वो चीज़ अवेलेबल है, बशर्ते कि आप जानते ही नहीं हो? क्योंकि आपको टीचर ऐसा मिला ही नहीं जो ये कह सके कि भाई आपके शरीर में ही अवेलेबल सब चीज़ है। किताब से क्या मतलब बनता है? किताब बनता है भाई हिंट लेने के लिए, चीज़ों को हिंट लेना है तो भाई किताब का प्रयोग कर सकते हो, पर किताबी वर्ड का प्रयोग करते हो, ये क्या बात हो गया भाई? ज्ञान वही है ना जो घोर के पिला दिया जाए। ज्ञान तो उसको बोला जाता है, ज्ञान उसको नहीं बोला जाता है जो रटा रटाया चीज़ है, बक दिया, हो गया खत्म कहानी। नहीं, चीज़ों को जब तक आप कंफर्म नहीं हो, जैसे हम आपको बताने के लिए आते हैं तो सबसे पहले उत्तक की विशेषताओं को हम समझते हैं। जब तक मैं नहीं समझूंगा ना, जब तक मैं रिसर्च नहीं करूंगा, जब तक मैं उसके अंदर गहराई में नहीं जाऊंगा, तब तक आपको नहीं बता सकता मैं। भाई किताबी कीड़ा तो बहुत अच्छा चीज़ है, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि टाइम बर्बाद नहीं करें, कोई अच्छा टीचर पकड़ें। ऑफलाइन भी अगर क्लास लेते हो, कोई अच्छा टीचर पकड़ो जो ज्ञान है, जिसके पास ज्ञान है। तो आप जानवर किताबी कीड़ा भैया, हमारा एक जानवर और मानव में अंतर तो होना चाहिए कुछ भी।
तो उत्तक को मैंने पूरी तरह से सफाया कर दिया, पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। और आने वाले चैप्टर है, उसका नाम है बोन्स, जिसको स्केलेटन सिस्टम के नाम से जाना जाता है। मैं स्केलेटन सिस्टम कल बताऊंगा और स्केलेटन सिस्टम को पूरी तरह कंप्लीट कर दूंगा कल। स्केलेटन सिस्टम है, कल जो वीडियो आएगा बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, क्योंकि कल से क्वेश्चन आएगा। कल जो बताएंगे स्केलेटन सिस्टम, उसमें क्वेश्चन भर भर के आता है। तो कल आना ना भूलेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें, क्योंकि बिना कलम पकड़े हुए, बिना किताब के सहयोग से अगर आपको कोई टीचर मिलता है तो उनमें कम ही टीचर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर होते हैं जो इस प्रकार के होते हैं। मेरे पास सिर्फ इशारा लेने के लिए है, क्योंकि हर चीज़ में आपको बताएंगे हम, तो कुछ इशारा की चाहिए। तो ये मेरा कंटेंट है जिससे मैं इशारा लेता हूँ, बस आपको समझाने के लिए सिर्फ मैं इशारा लेता हूँ और फिर बक देता हूँ मैं, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है। और ये एक्सपीरियंस कैसे आता है? रिसर्च करने से। बहुत सारे चीज़ों पर मैं रिसर्च करता हूँ, एंड देन आफ्टर दैट रिसर्च करने के बाद ही आपको वीडियो में आपके सामने ला पाता हूँ। ऐसा नहीं कि मुंह उठा के जाना, कुछ भी बक दो हो गया, नहीं। मेहनत बहुत बड़ी बात होती है। तो चलिए, आज के लिए इतना वीडियो कंप्लीट हो गया था। उत्तक कोशिका विभाजन जो था, मैंने उसका रिवीजन भी कर दिया। तो चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लेंगे और चीज़ों को शेयर करेंगे लोगों के बीच। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।